नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल यानी 26 अप्रैल को होना निर्धारित है। इसके लिए चुनाव प्रचार थम गया है और अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार कई राज्यों का दौरा एक दिन में कर रहे हैं। कई आधा दर्जन से अधिक चुनावी सभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता मैदान में डटे हुए हैं और अलग अलग राज्यों का दौरा कर भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले कुछ दिनों से विकास के मुद्दे के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की राजनीति को लेकर उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक समय था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप होने का आरोप लगाया था, तो अब वो कुछ और बातें कहने लगे हैं। जैसे उन्होंने एक दिन पहले विरासत टैक्स को लेकर बात कही थी, धन पुनर्वितरण की योजना को लेकर कुछ बातें कही थी, मंगलसूत्र पर भी कब्जा करने, पंजा द्वारा छीनने की बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के मीडिया महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर उनके द्वारा उठाए गए उन सभी मुद्दों का बिंदुवार जवाब दिया। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे 4 चुनौतियां दी। उन्होंने कहा कि उनके न्याय पत्र में विरासत टैक्स शब्द भी शामिल नहीं है और प्रधानमंत्री गलत तथ्यों का उल्लेख अपने भाषण में कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि धन पुनर्वितरण से संबंधित कोई योजना कांग्रेस की नहीं है, कोई एजेंडा कांग्रेस का यह नहीं है, बल्कि उन्होंने आरोप लगाया कि विरासत टैक्स से संबंधित जो फिलॉसफी है ये बीजेपी का था और उनके ही बुद्धिजीवियों ने मिलकर इसे लाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने फिर इसे पीछे धकेल दिया था। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर देश की महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 31 मार्च तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण भारत के परिवारों ने सोना गिरवी रख कर लिया है। यह तो संगठित क्षेत्र से यह सोना लिया गया। उन्होंने कहा कि यह आरबीआई का आंकड़ा है कि इतने बड़े पैमाने पर पिछले 10 वर्षों में भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी है, बदहाल हुई है कि उन्हें अपना सोना बैंकों में गिरवी रखकर उनसे ऋण लेने पड़े हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हुए महिलाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और दिग्भ्रमित करते हैं। वो विकास की बात करने की बजाय अनर्गल मुद्दे सामने लोगों की रख रहे हैं। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं क्योंकि प्रथम फेज के मतदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। आइए आपको सुनवाता हूँ आज जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता में और प्रधानमंत्री की बातों का क्या कहकर जवाब दिया, उन्हें कैसे उन्होंने घेरने की कोशिश की, खासकर जनगणना को लेकर जो जनगणना 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कराई गई थी और उसकी रिपोर्ट आज तक देश के सामने नहीं रखी गई है, उसे प्रकाशित नहीं की गई है। आइए सुनिए, बहुत सारे ऐसे विषय आज कांग्रेस महासचिव ने उठाए हैं, सुनिए क्या कहते हैं। 19 तारीख को 102 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण के चुनाव के बाद और जो दूसरे चरण के रुझान आ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है कि कुछ राज्यों में बीजेपी का पूरा सफाया हो रहा है और कुछ राज्यों में उनका जो 2019 में प्रदर्शन था उसमें भारी गिरावट आने वाली है। यानी कि कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ। बीजेपी
परेशानी में है, खास तौर से उनके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी भोकलाए हुए हैं और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, बाद में कई ऐसे बातें उठाई जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है, फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। ये न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी जी, और अलग अलग नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, इन्होंने यात्रा में भाग ली, दोनों यात्राओं में भाग ली। और इस यात्रा के दौरान जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, जनता की चिंता वो सुने, जनता की परेशानी को उन्होंने देखा और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना। क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया था कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री की नीयत है और प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई पर कोई काबू नहीं ला पाए हैं और आर्थिक विषमताएं हमारे समाज में पिछले 100 सालों में इतना उस स्तर पर पहुंचा है जो पिछले 100 सालों में देखा नहीं गया। और यही तो हमारे मुद्दे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमने बार बार कहा, राहुल जी ने बार बार कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हमारे चुनाव के रणनीति तय करेंगे। और इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां भी दी हैं और 3 तारीख से 8 करोड़ परिवार को सारे देश में ये गारंटी कार्ड हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता बांटने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक सकारात्मक एजेंडा था और है और रहेगा, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हमारे संविधान पर आक्रमण, हमारे संघीय ढांचा पर आक्रमण, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्रमण, यही तो मुद्दे हैं। पर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया है। और इतने भौकलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना। और मैं सिर्फ 3 या 4 मुद्दों को लेना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री के प्रचार में आप सुनते हैं
पढ़ते हैं और यही अभी उनका प्रचार के सिद्धांत बन गए हैं। 400 पार भूल गए, अपना जो आर्थिक उपलब्धियां वो दावा करते हैं उसके बारे में बोलते नहीं, पर सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि आर्थिक विषमता को लेकर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, ये इल्जाम लगाया और प्रधानमंत्री के समर्थक जो चैनल में हैं उसी को डिबेट का विषय बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, इसका हमने जिक्र ही नहीं किया है। और हकीकत यह है कि 1985 में यह विरासत कर हटाया गया था। तो पहली बात तो मैं साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। यह तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया। और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। पर हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री ये नहीं बताते हैं कि पिछले 10 साल में उनकी नीयत और इनकी नीतियों के कारण आज हमारे देश में 21 सुपर अरबपति हैं। 21, मात्र 21 सुपर बिलियनर अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। ये सीधा सीधा नतीजा है, परिणाम है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों से। 21 सुपर अरबपति, और कुछ लोगों ने दुबई की नागरिकता ली है, कुछ लोगों ने सिंगापुर की नागरिकता ली है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर 21 अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? यह बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हम लोग चाहते हैं आर्थिक विकास सबको फायदा पहुंचाए। यह बात सही है कि हमने बार बार कहा है भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और इस न्याय पत्र में कि आर्थिक विकास समावेशी होना है, बहुत जरूरी है।
सबको लाभ पहुंचाना है, समावेशी होना है। पर पिछले 10 साल की हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और हम ये कह रहे हैं कि समय आ गया है एक ऐसे आर्थिक नीति की जो रोजगार पैदा करता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो समावेशी होगा, ऐसा आर्थिक विकास जो न्याय संगत होगा, न्याय के विपरीत नहीं होगा, न्याय के खिलाफ नहीं होगा, पर सामाजिक न्याय संगत होगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। हम आर्थिक से जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं और तेजी से जीडीपी का दर हम कराना चाहते हैं। और जीडीपी का दर बढ़ नहीं रहा है जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी निवेश घटा है। निजी निवेश नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी का दर बढ़ेगा नहीं। मनमोहन सिंह जी के समय में निजी निवेश करीब 34% था जीडीपी का, आज वो घटकर 28% हुआ है। क्योंकि एक वातावरण है भय का, धमकी का। लोग भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। जो निवेश कर सकते हैं वो दुबई की नागरिकता ले रहे हैं, सिंगापुर की नागरिकता ले रहे हैं, लंदन की नागरिकता लेते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। लोग भाग रहे हैं डर के मारे, धमकी के कारण। तो हम आर्थिक तेजी से और आर्थिक विकास बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार देने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से विकास हम करेंगे, पर वो निजी निवेश से होगा। जब तक हम निजी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब ये जीडीपी का दर बढ़ नहीं सकता। तो आर्थिक विषमताओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 10 साल में हमारी आबादी का 1%, 40% धन उन्हीं को उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा यह मानना है कि विकास का फायदा एक छोटे वर्ग को नहीं मिलना चाहिए और उसकी कीमत करोड़ों लोग उसको चुकाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है। और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से
ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। यह हकीकत है, आरबीआई का डेटा है, आरबीआई की सूची है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। किस मुंह से ऐसे खुले तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? तीसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, मैं आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 1951 से लेकर हर 10 साल हमारे देश में जनगणना कराया जाता है। ऐसा तो 1881 से कराया जाता था, पर स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद हर 10 साल जनगणना कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस जनगणना से कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक जानकारी हम हासिल करते हैं जो विकास के लिए फायदेमंद होगा, सरकारी कार्यक्रमों के लिए फायदेमंद होगा। और एक जो जानकारी आती है इस जनगणना से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह जानना जरूरी है क्योंकि हमारे संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आबादी के अनुसार दिया जाता है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है। 3 साल का विलंब हुआ है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का। और आज तक उन्होंने जनगणना नहीं करवाया है जो 2021 में उनको करवाना था। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उसकी जानकारी हम सेंसस या जनगणना से हम हासिल कर सके। और इस जनगणना न करवाने का एक और नतीजा है कि 10 करोड़ भारतवासी, 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नया नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। अगर इन्होंने जनगणना कराया होता 2021 में, 10 करोड़ भारतवासी और इससे लाभान्वित होते। 10 करोड़ों को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जनगणना नहीं करवाया है। 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाया था। 2000 नवंबर में मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था और मेरे पुराने कागजात में जो बुकलेट छपा था नवंबर 2011 में, ये मेरा हस्ताक्षर भी है इसमें, प्रस्तावना मैंने लिखा था, ये जनगणना क्यों कराया जा रहा है, जाति जनगणना। इसका नाम था सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यह कराया गया था क्योंकि पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई, विभिन्न पार्टियों ने इसकी मांग की, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। और हमने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना करवाया था। 25 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण हुआ और मैं अपने
खुद के प्रस्तावना के 3 बिंदुओं पर को पढ़ना चाहता हूं। प्रस्तावना मैंने लिखा था SECC 2000, इसकी कॉपी मैं आप सबको भिजवा दूंगा। SECC नहीं तो ये पहले डिलीट कर देंगे, तो पहले ही मैं आपको कॉपी, मैंने डाउनलोड करा दिया है तो आपको मैं भिजवा दूंगा। SECC 2011 के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं और ये आज भी महत्व रखते हैं क्योंकि हमने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का जिक्र हमारे न्याय पत्र में किया है। ये क्या 3 मकसद थे जो मैंने 2011 नवंबर में इस प्रस्तावना में, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, मैंने लिखा था। पहला, घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक गणना करना जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लगाना जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगे, यानी कि ये बीपीएल सर्वे के माफिक होगा। दूसरा उद्देश्य यह था प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, समाज के अलग अलग जाति, क्योंकि जाति ही हमारा समाज का आधार है, आरक्षण का आधार है, जाति से तो हम भाग नहीं सकते। तो दूसरा मकसद यह था कि प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके। और तीसरा मकसद यह था कि विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे उद्देश्य थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस जाति गणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? क्यों उन्होंने पूरी जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं की है? मोदी सरकार के जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, सारे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम इस सर्वे के आधारित हैं। गरीब कौन है, वंचित कौन है, इस सर्वेक्षण से हासिल किया गया है। पर जाति के बारे में जो जानकारी हमने हासिल की थी उसको मोदी सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। हमने हमारे न्याय पत्र में क्या लिखा है कि हम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि 2011 में हमने करवाया था, हर 10 साल कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या ये सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? जाति गणना जनगणना तो उनके नए साथी, उनके, असली बात तो ये कहना चाहता हूं, उनके पुराने नए साथी नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया था। आज वो साथी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? उस पर चुप क्यों हैं? तो प्रधानमंत्री का प्रचार जो है, बार बार जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, बेमतलब, बेबुनियाद। मेरे पॉकेट में एक 100 रुपया का नोट है और आप देखेंगे इस 100 रुपये के नोट में यहां हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सारे नोटों में है, सारे लेटर हेड में भी है, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर भी है। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर हैं, धर्म चक्र है, आजकल शेर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गिर में, धर्म चक्र है। और धर्म चक्र के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय नारा है, सत्यमेव जयते। हर एक नोट में गांधी जी, बापू के चश्मे और सत्यमेव जयते।
और प्रधानमंत्री तो असत्यमेव जयते के प्रतीक हैं। सत्यमेव जयते में वो विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास रखते हैं असत्यमेव जयते। और जो उन्होंने आज भी बात की है, कल भी बात करेंगे, यही उनका चुनाव प्रचार का आधार बनेगा। बार बार कांग्रेस की आलोचना करना, कांग्रेस को बदनाम करना, जो चीजें न्याय पत्र में नहीं है उनका जिक्र करना, हमें पब्लिसिटी देना। मैं आपको बता दूं, 19 तारीख के बाद हमारे मैनिफेस्टो को डाउनलोड करने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले 6 दिन में दुगनी हो गई है। तो हमको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय भी हमें मुफ्त में पब्लिसिटी मिला। पर यह पब्लिसिटी जो हमें मिल रहा है गलत तथ्यों पर मिल रहा है, इसीलिए मुझे खंडन करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमें ले जाना चाहते हैं उस पिच पर खेलने के लिए, क्रिकेट पिच पर खेलने के लिए जिस पिच ने जय शाह, अमित शाह और उन्होंने तैयार किया है। हम उस पिच पर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे बेरोजगारी के पिच पर, महंगाई की पिच पर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के पिच पर, संविधान पर हत्या के पिच पर, लोकतंत्र में जो खतरा है उस पिच पर। तो बार बार प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, हम हमारे पिच के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी पर हमारे बल्लेबाज रहेंगे, हमारे जो बॉलर हैं उसी पर बॉलिंग करते रहेंगे। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलें। पर एक बात और ये कहकर मैं समाप्त करूंगा, यह बात बिल्कुल साफ है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आ गई है। चिंता है, भोकलापन सब दिखाई दे रहा है और जनता को गुमराह करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। और यह गुमराह कैसे किया जा रहा है? बनावटी और दोगली भाषाओं से। ये बनावटी और दोगली भाषा, हिपोक्रेसी की भाषा जो प्रधानमंत्री ने अपनाया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम तैयार हैं, हम इसका कड़ा मुकाबला देंगे। हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा हमने उठाया है न्याय पत्र में, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता हमारे साथ है। नाराजगी जो आज जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं, कोई लहर नहीं है, कोई मोदी वेव नहीं है, कोई 400 पार तो खुद प्रधानमंत्री भूल गए हैं, उसको छोड़िए। तो साथियों, कल जो 89 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी बीजेपी कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ, यही कल आपको देखने को मिलेगा जो 19 तारीख को देखने को मिला था। और कल के बाद प्रधानमंत्री के भाषा में और भी ध्रुवीकरण की बातें निकल कर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसका जवाब देंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एजेंडा, हमारा कार्यक्रम सकारात्मक है। कोई भय, कोई द्वेष, कोई जहर फैलाने की एजेंडा नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने की एजेंडा है, सद्भावना की एजेंडा है, आर्थिक विकास की एजेंडा है, समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली आर्थिक विकास का एजेंडा है। और जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और कोई व्यक्ति से कहला जाता तो हम कहते ठीक है वो कह रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं तो उसका खंडन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो ये मत समझिए कि हम डिफेंसिव पर हैं, हम डिफेंसिव नहीं है। पर प्रधानमंत्री को हम संदेशा भेजना चाहते हैं